गुड नाइट बोलूँ कि गुड इवनिंग मुझे पता नहीं, क्योंकि इस टाइम को क्या बोलते हैं। गुड इवनिंग बोल के स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखो अभी जीजीत ने भी बताया है कि गुड इवनिंग बोल के स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश जानता है ना। तो दोस्तों गुड इवनिंग। और बाकी जो चल रहा है उसके संबंध में आज मैं पूरी बात शुरुआत से आखिर तक बताऊंगा। बहुत लंबी नहीं होगी, शॉर्ट में बताऊंगा, मोटी मोटी बात बताऊंगा। छोटी छोटी बताने में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जो भी चीज़ बताऊंगा, और ये मेरा अंतिम इस विषय पे जो है कथन होगा, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि लोग अतीत झांकते हैं, मैं भविष्य में देखता हूँ। तो आज के बाद ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। ये अंतिम वीडियो है ऋषिकेश आश्रम से संबंधित, सखा परिवार से संबंधित आगे रहेगा, और आश्रमों के संबंध में भी आगे आएंगी बातें, लेकिन फ़िलहाल अभी आज के समय ये अंतिम वीडियो। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि मेरी गोपाल से मुलाकात किस ढंग से हुई थी। मैं आज तक गोपाल के घर भी नहीं गया हूं, ये मैं आप बता देता हूँ, स्पष्ट जानकारी दे देता हूँ। मेरी गोपाल से मुलाकात हुई थी जब मैं नोएडा में रहता था। मुलाकात कुछ इस तरीके से हुई थी कि गोपाल की जो गर्लफ्रेंड है श्वेता, तो ये मेरे वीडियो देखती होगी। गोपाल ही इसको कहता था कि दादा के वीडियो देखो और इनसे सीखो, इनके साथ दिव्या रहती है उस जैसी स्त्री बनो, मतलब इस तरीके का उसे मोटिवेट करने के लिए वो मेरे वीडियो उसे दिखाता था। वो मुझे पसंद करती थी, गोपाल भी। भाई जो उनके हिसाब से बात है मैं वही बोलूँगा, अंदर क्या था वो अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनके हिसाब से वो भी मुझे पसंद करते थे, और इस तरीके से ये वीडियो देखते थे। फिर एक बार मैं दिल्ली में था, तो मैंने दिल्ली में ये पोस्ट डाली कि दिल्ली में कोई मित्र हों फेसबुक पे जुड़े हुए तो वो मिल सकते हैं और हम लोग एक पार्टी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ पोस्ट डाली थी। तो उस समय श्वेता का मेरे पास कॉल आया कि भैया इस तरीके से जो है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप आ जाओ। तो कहने कि भैया आप कहाँ पे हैं, मैंने बताया, लोकेशन भेजी। उसने कहा भैया मैं तो थोड़ी दूर पे हूँ और मेरे साथ में एक और भी हैं, तो मुझे नहीं पता था कौन। तो उसने कहा कि मेरे साथ में गोपाल एक हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ लिव इन में, और आप जो हैं उनके इस समय चोट लगी हुई है। हरियाणा में कुछ इन लोगों के साथ एक्सीडेंट हो गया था, कुछ लोगों ने इनको वहाँ पे उस समय इन पे हमला कर दिया था। ये लोग वहाँ बताते थे किसी दोस्त के पास गए हुए थे, उनके खेत में बैठ के लोग शराब वराब पी रहे होंगे, तो वहाँ हरियाणा में लोगों ने, गांव वालों ने इन पे हमला कर दिया था। तो हाथ टूटा था गोपाल का और ये हॉस्पिटलाइज थे। तो पहले तो मुझे ये था कि भाई आप आओ, आप लोग आओ, लेकिन जब मुझे पता लगा कि किसी के हाथ में चोट है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ सकता हूँ, और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। कि बेटा ये आवाज़ इसका आ रहा बंद करो, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ सकता हूँ। और इस तरीके से मैंने जो था वो मैं वहाँ गया। तो गोपाल से मेरी वो पहली मुलाकात हुई। ठीक है, जो बात होती हैं वो इस तरीके से बातचीत हुई और अच्छे से वो मुझसे मिले, सब बातें बढ़िया रही। अभी मुझे याद है उन्होंने मुझे फ्रूटी पिलाई थी वहाँ पे अस्पताल में मंगा के। चिप्स का पैकेट था, लेज़ वाला 5 रुपये वाला जो आता, 5, वो छोटा कितने का था मुझे पता नहीं, बहुत दिन से ख़रीदा नहीं। जब मैं ख़रीदता था तो 5 रुपये का मिलता था। अभी बच्चे खरीदते हैं, मुझे पैसों का अंदाजा नहीं। तो कुल मिला के घटना मैं इस ढंग से बताऊंगा, थोड़ा तो आपको रुचि आती रहे ना, थोड़ा मसाला तड़का। तो इस तरीके से मिले। उसके बाद फिर थोड़े समय बाद गोपाल जो था उसने मुझे कहा कि दादा हमारी एक जगह है और वो ऋषिकेश में, इस तरीके से आप किसी वक्त चलो। तो कुछ थोड़े समय बाद जब वो ठीक हुआ तो हम ऋषिकेश भी उस जगह पे गए। पहले एक बार गए, मुझे अच्छा लगा जगह, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया जगह है ना, यहाँ बहुत संभावना है, इस तरीके की बात करके हम चले आए। लेकिन तब कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उस समय इनका वहाँ पे वो जो होटल बनाने का मन था, जो कि शायद अब भी है, तो इनका होटल बनाने का मन था। कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। फिर उसके बाद ये हमसे जुड़े रहे और फिर मेरी बेटी का विवाह हुआ। मेरी बेटी के विवाह में इन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग भी किया, और अब वो सहयोग था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कर्ज था।
कोई बात नहीं, मैं मान लूँगा। तो वहाँ पे इस तरीके का जुड़ाव हमारा होता गया। फिर घटना घटी है, ये घटना है मेरी बेटी का विवाह हो गया था, 28 तारीख की घटना है, 28 दिसंबर की। तो 28 दिसंबर की घटना ये है कि इन्होंने मुझे वहाँ जो ये कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, थोड़े कमरे के अंदर जो काम हो रहा था उसके इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजे और मैंने फ़ोटो देख के कहा वाह बहुत अच्छा है, गुड, अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने कहा दादा कि इस तरीके का मेरा भाव होता है और ऐसा भाव आ रहा है अंदर से कि इस जगह को मैं होटल ना बनाऊं, इस जगह पे तो आश्रम होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर इन्होंने कहा दादा आप थोड़ा मेरी मदद करें, और इस तरीके की थोड़ी बात हुई। फिर हम लोगों की फ़ोन पे भी बात हुई और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा देखेंगे कभी हम आए वहाँ पे, फिर देखेंगे, आके देखेंगे और फिर आगे की ऊर्जा क्या काम कराती है वो बात अलग है। तो इस तरीके से इनकी बात हुई। उनका दादा मैंने कभी किसी को नहीं माना, मैं कभी किसी को गुरु नहीं माना मैंने, और बस आपसे जब से मिला हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी ऊर्जा जो है बहुत अच्छी गति कर रही है। इस तरीके की उन्होंने बातें की, जबकि मैं ऊर्जा की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं ऊर्जा को बकवास बातें मानता हूँ, और जिस ऊर्जा को मैं मानता हूँ वो तुम्हारे पल्ले शायद ना पड़ पाए लोगों के, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता। तो इस तरीके से मेरा उनसे जो था वो जुड़ाव हुआ और मैंने कहा ठीक है देखेंगे क्या संभावना है, मैं कुछ भी पक्का नहीं होता हूँ। फिर उसके बाद हमारे साथ बीडी और जीजित भी थे, नियति थी, दिव्या थी, हम पांचों लोग जो थे वो फिर थोड़े समय बाद इन्होंने कहा कि अब थोड़ी रहने की जगह हो गई है इतनी, और कि आपको वहाँ पे आप पैर रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक कमरे में आप रुक सकते हैं, इतनी जगह हो गई है। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा और पहुँच के वहाँ देखा। तो मैंने कहा गोपाल इस तरीके से अगर यहाँ कुछ आप करना चाहते हैं और मुझे अगर आप मेरी दृष्टि से बात करते हैं तो मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम देखता हूँ मेरा एक ढंग है कि मैं वहाँ पूरी अपनी समझ से देखता हूँ। मैं दूसरे की समझ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंटरफेयर पसंद नहीं करता, और अगर जहाँ पे दो लोग इंटरफेयर करें एक सोच में, वहाँ फिर मैं चलता नहीं। ये मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है, सदा से ये रहूँगा मालिक की तरह, जाऊँगा मालिक की तरह, लेकिन मैं उस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं करता कि एक विचार में दो विचार शामिल हों। खैर इन्होंने कहा नहीं दादा कोई ऐसी बात नहीं है, आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, हम आपका कराएंगे। श्वेता ने भी उसे कहा दादा आपने ओशो कुंभ कराया था, यहाँ सखा कुंभ कराएंगे, आपका नाम होगा ऐसा वैसा। तो अब मैं कह सकता हूँ मुझे भी नाम की भूख थी, लेकिन फ़िलहाल ये आगे की बातें हो जाएंगी, किस टाइप की भूख है अभी तुम नहीं समझोगे, और इसलिए उस पर कभी एक अलग से लेक्चर कि मुझे भी नाम की भूख है, इस पर एक अलग से लेक्चर देंगे। तो फिलहाल मैं वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बात कही। फिर हम वहाँ से जो थे एक दो दिन रुक के चले आए। मैंने इनको थोड़ी गाइडलाइन दी कि इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हों और उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के फिर वो इनका काम चल ही रहा था, वहाँ पे मजदूर जो लगे हुए थे वो काम इन्होंने अपना कराया। और फिर समय भी मैंने घोषित कर दिया था कि मैं 1 मार्च से वहाँ पे आऊँगा और 1 मार्च से 10 मार्च के बीच आवाहन शिविर से मैं इसकी शुरुआत करूँगा। तो मैंने आवाहन शिविर से शुरुआत करने के लिए समय दे दिया, लोग जुड़ने लगे, आने के लिए फ़ोन करने लगे। लेकिन वो पूरा शिविर जो था वो एक तरीके का निःशुल्क था, अगर कोई सहयोग करना चाहे तो कर सकता था, लेकिन पूरा निःशुल्क शिविर था। और उस शिविर में जो है हम लोगों ने लोगों को निमंत्रण दिया। तो फिर हुआ ये कि कुछ बच्चे थे जो वहाँ पे, मैंने कहा कि गोपाल काम कर रहा है, कुछ लोग पहले पहुँच सकें। तो एक लड़का हरीश था वो पहले पहुँचा, एक लड़का राजन था वो पहले पहुँचा, फिर हमारे भी बच्चे थोड़े से वहाँ पहुँच गए। कुल मिला के वहाँ काम में सब सहयोग करा के 1 तारीख को हमने ऐसा कर दिया कि वहाँ पे शुरुआत हो सके। उस समय वहाँ पे 9 हट्स थी और किचन था एक, जिस किचन में एक नौकर रावत जी इनके जो पहले थे जो खाना बनाते थे वो वहाँ काम करते थे, और इस तरीके की सब व्यवस्था थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने जिस दिन पहुँचा हूँ मैंने उस दिन से कह दिया, मैंने कहा गोपाल आज के बाद यहाँ पे जो भी खर्चे होंगे वो मैं करूँगा, वो आप नहीं करेंगे, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर था कि ये बहुत बार मैं इनको बोलता था कि अब वहाँ से सामान आना है, मुझे पता नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। ये कई बार सामान बोल देते थे, वो
जो है, जो भी वहाँ पे एक शैलू था लड़का, वो इनका सारा काम देखता था। तो वो सामान को पहुँचवाने का काम या दुकानदार को बोलने का काम वाम करता था। फिर वो मुझे बिल दे दिए जाते थे और वो बिल मेरे क्लियर करना काम होता था, वो मैं कर देता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। 10 दिन ही बीते थे आह्वान शिविर को निपटे हुए, और फिर उसके बाद लॉकडाउन की घोषणाएं होने लगी। लॉकडाउन से पहले ही मैं शिविर के बाद एक बार अपने दिल्ली आया था। मैं दिल्ली में ही था, मुझे अंदाज़ा हो गया कि लॉकडाउन होने वाला है। मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा अभी सामान भरें, सामान की लिस्ट दी, ये सामान भरें और मैं पैसे सब देता हूँ आके। फिर सामान भरा गया, सारा कुछ हुआ। तो छोटी छोटी बातें नहीं गिनाऊंगा, कुल मिला के फाइनली ये है कि हम फिर लॉकडाउन के समय वहाँ पे बचे रहे, जो भी मई जून तक लॉकडाउन चलता रहा। फिर उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हुआ। लॉकडाउन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही गोपाल के हाथ में जो फ्रैक्चर था, इनके चोट लगी थी, रॉड पड़ी थी। ये एक दिन वहाँ पे शराब पी के वहाँ नदी के पास पत्थरों पे गिर गए थे, तो इनके फिर वो चोट बढ़ गई थी और वो दर्द बढ़ते बढ़ते फिर इनको जो है देहरादून में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इनके साथ इनकी वो गर्लफ्रेंड जो थी श्वेता, वो गई और ये लोग वहाँ पे रहने लगे। हम लोग लॉकडाउन में फिर यहीं रहते रहे। फिर लॉकडाउन जब समाप्त हुआ, ये जून की बात है, तो जून की बात है तो ये मतलब हमें फ़ोन करके कहने के दादा पैसों की दिक्कत है, बहुत तकलीफ़ हो रही है और मुझे कई बिल्स हैं लोगों के निपटाने हैं, ये है वो है। मतलब सच कहें तो इन्होंने उस समय भी, आज हम समझ पाते हैं, उस समय भी इन्होंने हम पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया था कि इस तरीके के मतलब अब हम पे हैं, हम इसको किराए पे उठाएंगे, और इस तरीके की इनकी उस समय सोच जाहिर हो गई थी। तो जब सोच जाहिर हो गई थी, मेरे सब बच्चे बैठे हुए हैं, उसके बारे में आप किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। हमने, ये नहीं थे वहाँ, हमने इनकी अनुपस्थिति में जितने भी बच्चे थे सबको बैठाला। मेरी हमेशा से आदत है, कुछ भी होता है मैं सबको बैठाल के बात करता हूँ। तो मैंने सबको बैठाला और मैंने कहा बेटा अब स्थिति ये है कि ये किराए पे उठाने की बात कर रहे हैं, और इसलिए उठाने की बात कर रहे हैं कि इनके पास पैसे की दिक्कत आ गई है, इनका ये कहना है। और किराया ये बहुत मांग रहे हैं, ये 1 लाख रुपए किराया मांग रहे हैं, जो कि मैं नहीं देने में सक्षम हूँ। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, इतने सारे खर्चे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और उस बीच में बहुत खर्चा भी करता रहा, मैंने वहाँ इन्वर्टर वगैरह भी लगवाया, बहुत कुछ और किया। फिलहाल फाइनली जो था, इन्होंने कहा कि दादा दिक्कत है। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। लॉकडाउन थोड़ा समाप्त हुआ, उसके बाद मैं, नियति, दिव्या और हमारे साथ रितु, और रितु आ चुकी थी तब तक। तो रितु जो थी, हम 4 लोग गए देहरादून में, और देहरादून में जाने के बाद हम लोगों ने इनके फ्लैट पे बात की। हमने कहा बताएं कैसी कैसी क्या स्थिति है। तो इन्होंने कहा कि दादा इस तरीके का जो है, वो मेरे पास बिल्स हैं जो मैंने पहले काम कराया था, उसमें जो फ्रिज लिया था, जो भी सामान लिया था, गद्दे, रजाइयाँ, उन सब के बिल्स हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का सामान आया था, लकड़ी आई थी, जो लेबर्स लगे थे, उन सब के बिल उस समय शैलू ने दिए थे। तो वो शैलू के पैसे मुझे देने हैं, तो इनके हिसाब से 7-8 लाख रुपए वो बनते थे। तो मैंने कहा यार तो एकदम 7-8 लाख रुपए की दिक्कत होगी, लेकिन इन्होंने जो था वो कहा कि दादा भी ये स्थिति है। तो मैंने इनसे कहा एक काम हो सकता है भाई, देखो मैं 50,000 रुपये तक रेंट दे सकता हूँ, 40 या 50,000 तक मैं रेंट दे सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में दे सकता हूँ जब आप कम से कम मुझे 5 साल के लिए सिक्योर करें। क्योंकि इनकी जिस तरीके की बात उस समय भी मुझे लगी थी, मैंने बच्चों से कहा था कि अगर मैं इन्हें रेंट देता भी रहूँ तो ऐसे क्या भरोसा है, तो किसी दिन भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सिक्योरिटी उस समय मेरे पास बात आई थी कि मैं पेपरी वर्क थोड़ा सा कर लूँ। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ बहुत हमें आश्वस्त किया, और कोई नहीं दादा, नहीं दादा कोई ऐसी बात नहीं, सब इंतज़ाम हो जाएगा। जब इन्होंने देखा कि इस तरीके का दादा का रुख है, तो इन्होंने कहा नहीं दादा कोई बात नहीं, इंतजाम कर लेंगे, हमारी एक ज़मीन है, बेच देंगे, अपने खर्चे चला लेंगे। इस तरीके की इन्होंने बात की और एग्रीमेंट की बात को टाल गए। एग्रीमेंट करने के लिए ये राजी नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं उसके बाद दिल्ली निकल गया। फ्लैट हमें देखना था, नोएडा में बहुत दिनों से नहीं थे, वहाँ सामान ख़राब हो रहा था। हम दिल्ली निकल गए। दिल्ली जाके हम वहाँ पे 2-4 दिन रुके। रुकने के बाद फिर स्थिति ये बनी कि इन्होंने जो था फिर वही रोने का प्रेशर दिखाया। मुझे लगा यार इसकी दिक्कत है पैसों की। मैंने कहा कोई बात नहीं यार गोपाल, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तू उस समय तेरे हाथ टूटा हुआ है, अस्पताल में है, तो मैं जो कर सकूँगा करूँगा।
फिर मैंने लोगों से बातचीत करके कुछ लोगों से पैसे लिए, जो भी मेरे प्रेम करते हैं उन्होंने अपने तरीके से मदद की मेरी। और उस समय मैंने सब इकट्ठा करके कुछ लोगों से पैसे हमने उधार भी लिए, जिनके हमने बाद में निपटाए और लोगों की मदद से ही निपटाए। तो कुल मिला के उस समय मेरे पास वो 8 लाख रुपए का बिल इनके द्वारा बाया शैलू मुझे पकड़ा दिया गया, और किस किस के खाते में कितने पैसे डलाने हैं ये मुझे बताया गया। मैंने वो सारे पैसे डलाए, कैश भी इन्होंने मांगे, वो भी इनको दिए गए। कहने का मतलब ये था उस समय 8 लाख रुपए का खर्चा मेरा इन्होंने कराया। मैंने ये मान के कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ रह रहे हैं भाई, एक बंदे की स्थिति है, उसने पैसा लगाया। लेकिन इस बीच, इससे पहले हम लोगों की थोड़ी सी कुछ बातें और हुई थी, उसको भी मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा। बातें ये चल रही थी कि इनका कहना था कि इन्होंने यहाँ लगभग 95 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ज़मीन में, और वो 95 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वही इनके ऊपर एक ऐसा है क्योंकि इन्होंने भाई बेटे के नाम वो सोचा कि बेटे को दे देंगे ऐसा करके। और तो मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कहा देखो गोपाल, मैं इतना कर सकता हूँ कि पहली बात तो मैं ज़मीन ले नहीं सकता वहाँ पे, मतलब उस एरिया में मैं ज़मीन खरीद नहीं सकता। ये नियम के तहत कोई व्यक्ति 250 गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता। इनकी ज़मीन लगभग 1200-1500 गज है। तो मैंने कहा कि गोपाल, ज़मीन हम ले नहीं सकते और आपके 1 करोड़ भी हम अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं 2-4 साल यहाँ रुक के और आपको वो पैसे निकाल के वो पैसे भी दे दूँगा। मैं आश्रम को तैयार भी करूँगा और ये भी बताता हूँ कि एक ट्रस्ट बनाएंगे, उस ट्रस्ट में मैं आपका भी नाम रखूँगा, जो भी ये सखा परिवार के बच्चे हैं उनका नाम भी रखूँगा, और फिर वो ट्रस्ट के नाम ये आश्रम हो जाएगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे और आश्रम की व्यवस्था को बिना किसी लोभ और भय के देख सकेंगे। मैंने ये बात इनको कही थी। ठीक है, ये मेरी तरफ से था कि मैं 1 करोड़ रुपए इनको दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन के बाद फिर ऐसा वक्त आया कि थोड़े लोग आने शुरू हुए, लेकिन वहाँ पे इतने कमरे कम थे और हम लोग इतने थे कि हम लोग ही भर जाते थे कमरे में। और अब कमरे में जब हम लोग ही भर गए हैं तो फिर कोई आएगा, उसको रखेंगे कहाँ। ये लगातार दिक्कत चल रही थी। फिर इस दिक्कत के तहत कुछ बच्चों ने ऐसा भी प्रयास किया कि चलो टेंट में रह लें। 1-2 बच्चों ने टेंट का भी निर्माण किए कि टेंटों में रहें, 1-2 कमरे खाली हो जाएं। कुछ लोग आते जाते भी रहे, जैसे तैसे हम लोग व्यवस्था कर लेते थे। जब लोग आते थे तो एक कमरे में 5-5 बच्चे भी हो जाते थे, वैसे 2-3 रहते थे। तो ऐसे करके हम अपनी व्यवस्था करते रहे। फिर उसके बाद जब बहुत कुछ हो गया और लगा कि ये ओशो कुंभ भी कराने का भाव बन गया, तो उस समय फिर मैंने उसमें जो है वो बनाने के लिए पैसे लगाए। उसमें जितना भी था लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और वो कितने कितने किए हैं मेरे भी। आप देखते थे ना, मैं पहले नक्शेबाजी दिखाने के लिए एक चैन पहनता था, एक ब्रेसलेट पहनता था, हाथ में डायमंड की अंगूठियाँ होती थी ये मेरी सब लगी हुई हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहीं, और कई लोगों ने पैसे दिए। एक लड़का यहाँ इस समय ललित है, उसने 5 लाख रुपए लोन लेके दिया। रितु के पास कुछ पैसों के इंतजाम थे, उसने वो किए। उसके कुछ जेवर भी बिके, स्पष्ट बता रहा हूँ, उसके कुछ जेवर भी बिके, वो भी सब पैसा उसमें लग गया। सब कुछ मतलब उसमें लगता चला गया। और 1-2 लोगों के कर्जे भी अभी तक मुझ पे हैं, उनके मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। उनके मेरे ऊपर कर्जे भी हैं, एक के 3.5 लाख रुपए हैं, एक के 2 लाख रुपए हैं, और वो भी उनके निपटाए जाएंगे। अब मैं उसके लिए हो रहा हूँ तैयार। तो फाइनली ये सब करता रहा, और इस सब की स्थिति में जो है वो बन गया। फिर आपने देखा है सब अच्छे से चल गया। लेकिन जब चल गया तो उसके बाद अभी फिर लगभग इन्होंने 1.5 महीने पहले कि दादा बहुत दिक्कतें आ रही हैं पैसे की, और बहुत अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे घर के भी खर्चे बढ़ रहे हैं, इनका ब्याज का भी कुछ काम है, लोगों को ब्याज पे भी पैसा देते हैं। तो कुछ लोगों ने इनके पैसे लौटा दिए हैं, वो ब्याज अब नहीं दे पाएंगे। तो इनकी एक तरीके से ये स्थिति अपनी मुझे बताने लगे कि बहुत बिगड़ रही है दादा, और मुझे लगता है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम फिर से देखना पड़ेगा। ऐसे करके इन्होंने ये शहर चले गए। और थोड़ी सी कुछ घटना ये भी बनी थी कि जो श्वेता थी, तो श्वेता ने, अब भाई देखो 2 तरीके की बातें हैं। एक तरीके की बातें ये हैं कि श्वेता के हस्बैंड से उनका तलाक हो चुका है, जो इनकी गर्लफ्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ, और वो श्वेता के हस्बैंड से उनका तलाक जैसा लगभग चल रहा है। और श्वेता के हस्बैंड ने एक फ्लैट लेके दिया था श्वेता को दिल्ली में,
तो श्वेता उसको बेच रही हैं। कभी ये कहते थे वो कब्जा कर रहा है, कभी ये कुछ, लेकिन फाइनली मुझे पता है कि श्वेता ने वो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का फ्लैट बेच दिया, और वो फ्लैट लेके ये मतलब पैसा ले लिया इन्होंने और वो चले आए यहाँ आश्रम में। लेकिन फिर इनके श्वेता के हस्बैंड ने कुछ इनको धमकियाँ दी, तो उस कंडीशन में भी थोड़ी सी बात थी, उन्होंने मुझे बताई कि दादा अभी हम यहाँ से हट जाते हैं और हम अभी कहीं ऐसे ही रह लेंगे। तो फिर ये चले गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग डर क्यों रहे हो, कानूनी तरीके से काम करो, जब तुम्हारे नाम है तुमने बेचा, गलत नहीं किया, तो कोई ऐसी तुम दिक्कत कहाँ है। तो फाइनली इन्होंने उस समय चले गए। जाके ये फिर बड़ा अजीब सा एक दिन तब लगा जब इन्होंने बताया कि ये दिल्ली में है, लेकिन ये ऋषिकेश में थे और इनको यहाँ प्रवीण ने और सीताराम ने देख लिया। जब इन्हें देख लिया तब इन्होंने उसी दिन ये वहाँ वो किया कि हम यहीं हैं। इन्होंने इस तरीके का शो किया, जबकि मुझे पूरी खबर थी कि ये दिल्ली में है, मुझे ऐसे ही बताया गया था। तब मुझे दिमाग थोड़ा सा टनकना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन फिर एक दिन श्वेता आई और श्वेता ने अपना सारा सामान वो वहाँ से भर के और ले गई। वो भी एक मुझे थोड़ा सा खनका, लेकिन उनके कमरे में ताला भी था, उनके सामान थोड़ा था, लेकिन ज़्यादातर सामान वो ले गई थी। उनको सामान की बहुत पकड़ है। श्वेता का जो वजन है जितना तुम्हें दिखता है ना, उसमें 60% सामान से भरा हुआ है। वो बादी अदी भी सामान की वजह से हो गई है। अभी श्वेता की भी थोड़ी बताऊंगा, वो बड़ी अच्छी लड़की है। उसको तो आपकी तौलियाँ भी पसंद आ जाती हैं, आपके जूते कपड़े भी पसंद आ जाते हैं। अभी आश्रम में जब सामान उठ रहा था तो बच्चों ने बताया कि वहाँ की कुछ स्त्रियाँ जो थीं, 3 स्त्रियाँ थीं, देवियाँ हैं, सॉरी मैं स्त्रियाँ कह रहा हूँ, देवियाँ हैं। श्वेता देवी थी, एक प्रियंका देवी थी और एक वो उसकी वृंदा देवी थी। और तीनों देवियों ने सामान को बहुत देखा, क्या लूटा जाए, कप के अच्छे सेट है, स्वामी जी इतने कीमती कपों में चाय पीते थे, वो ले लिया जाए। वहाँ चादरें बहुत सारी थीं जो कमरों में ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं हमेशा तिगना चौगना इंतज़ाम रखता था, और चादरें लूटी गई हैं। और तो वो श्वेता को बहुत शौक़ है वैसे इस चीज़ का, मैं गलत शब्द कह रहा हूँ लूटना। तो हाँ बेटा, ठीक है बेटा श्वेता, तुम भी सुन रहे हो, मुझे पता है। तो कुल मिला के जो है ये चीज़ें होती रहीं। तो गोपाल ने फिर इस तरीके की हम पे लगातार बात करके कि दादा हमें इसको बेचने जैसी स्थिति बन रही है। मैं बच्चों को बोल ही दिया था, मैंने कहा बच्चों मुझे पता है कि अब ये स्थितियां बन रही, और सच बात तो ये है मैं 4 महीने पहले ही इनको इशारा कर चुका था कि मामला कुछ होने जा रहा है। ऐसा मत समझना मुझे पता नहीं था। मैं धोखा बड़े प्रेम से खाता हूँ, वो भी बताऊँगा अभी क्यों खाता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों में इन्होंने फिर मैं अभी जब ये घटना घटी है सारी, और मैं एक दिन इनसे मैंने कहा चलो मैं मिल के बात करूँगा। तो मैं मिलने गया। जब मैं मिलने गया तो मैंने गोपाल से कहा बताएं। गोपाल ने कहा इस तरीके से ज़्यादा दिक्कत है और मेरे ऊपर कुछ कर्जे हैं और मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने हैं ऐसे कि जिससे मुझे भविष्य में कमाई होती रहे। तो मैं आश्रम को अब सेल आउट के मूड में हूँ। तो मैंने कहा गोपाल देखो मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे कहो तो मुझे एक वीडियो डालने की परमिशन दो कि मैं लोगों को कह सकूं कि भैया आश्रम इस तरीके की बिकने की अवस्था में है, तो 20 लोग 5-5 लाख देने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि ईजिली हो सकते थे। तो मैंने कहा कि 20 लोग हो जाएंगे और इस तरीके से तुम्हें 1 करोड़ रुपया जो तुम्हारा है वो तुम्हें हम दे देंगे। वहाँ पे इन्होंने हमसे कहा कि दादा इस समय तो बड़ी वैल्यू हो रखी है, अब तो मेरी डिमांड जो है वो कम से कम 1.5 करोड़ की है। ये बात मुझे शॉकिंग थी। ये बात मेरे लिए उस गोपाल की नहीं थी जिस गोपाल को मैं प्रेम करता था। मैंने कहा गोपाल यार 1.5 करोड़ रुपए तो ज़्यादा हो गए। फिर मैंने कहा ठीक है गोपाल कोई बात नहीं, तुम इसको बेच दो और मेरे जो भी वहाँ पैसे लगे तो ज़्यादा हैं, लेकिन 30 लाख बिल्कुल न्यू लगे हैं, अभी लगे हैं। तो वो 30 लाख रुपए अगर तुम मुझे दे दोगे, वैसे तो 50 के आसपास के हैं। मैं पूरी लिस्ट 1-2 दिन में डालने वाला हूँ, पूरी FB पे सब देख सकते हैं कि क्या क्या सामान वहाँ लगा था। तो कुल मिला के वो जो चीज़ें थी मैंने कहा कि यार मुझे आप दे दोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कहा दादा ठीक है, आप मुझे भेज देना क्या सामान कितना खर्चा हुआ,
तो वो आप मुझे लिस्ट भेज दो कि तो वो मैं जब किसी को बेचूंगा तो मैं उसमें प्लस करके बेचूंगा, मतलब वो अगर मैं अपने मांगूंगा 1.5 तो उनसे वो 30 लाख प्लस कर लूँगा। मैंने कहा ओके, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आया हूँ, उसके बाद आने के नेक्स्ट डे मैंने वीडियो भी डाल दिया इस बात का कि अब मैं सखा आश्रम की भूमि बिक रही है, हम अपने आगे की यात्रा करेंगे। और बस ये बात हो गई। इस बात को होने के बाद अगले दिन की घटना है कि सीता जो हमारे पास रहती है उसको कुछ गुस्सा आ गई इस चीज़ से कि गोपाल ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को तो भैया बेटा बेटा बोलते थे, हम लोगों को तो इस तरीके की बात करते थे, दादा बोलते थे, इनको गुरु बोलते थे, और अचानक ही क्या होने लगा। सीता ने गुस्से में आके जो था वो वीडियो बोल दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ था, गोपाल का मेरे पास फ़ोन आया कि दादा ये सीता देखो क्या बकवास कर रही है। तो मैंने कहा देखता हूँ भाई। मैंने कहा बेटा बंद करो, क्या तुम लोग कर रहे हो, बंद करो यार, घर की जो भी चीज़ें मत इसको वो करो। कोई बात नहीं, तब तक जो कहना था कह चुकी थी, गोपाल को मौका मिल चुका था। तो गोपाल शाम को, गोपाल शैलू अपना वो भाई लेके, एक एडी करके लड़का, वो श्वेता, प्रियंका, उसकी बेटी, उसकी बीवी, वो सबको लेके पहुंच गया। और वहाँ वो बिल्कुल एकदम ऐट में मेरा वहाँ चल रहा था, शिविर चल रहा था, मैं सेशन ही ले रहा था। और ये वहाँ ऐट में पहुँच गए। इन्होंने आके वहाँ प्रवीण को बोला कि प्रवीण सारी कमरों की चाबियाँ हमें दो और अब हम लोग यहाँ रहेंगे। प्रवीण ने मुझसे आके कहा कि इस तरीके के डैडी बोल रहा है। तो मैंने कहा गोपाल वो बुलाओ, मैं बात करता हूँ, क्या बात है। तो गोपाल को मैंने बुलाया। गोपाल ने बात की कि सीता पे मुझे बहुत गुस्सा आई। वो मैंने कहा देखो गुस्सा मैं भी उससे हूँ, मैं भी शाम से उससे बात नहीं कर रहा हूँ कि बेटा तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन अब हो जाती हैं गलतियाँ। कई बार बहुत कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, कई बार सबकी सबसे हुई हैं, कोई भी किसी को डांट सकता है, ये तो होता रहता है परिवार में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि झंझट हो। तो इस बात को लेके मैंने अपनी ये बातें कही और गोपाल को एक चुप कराया। और गोपाल ठीक है, उसने उस समय सारी बातें सुनी। फिर उसके बाद जो था वो सीता, फिर उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो फिर उनको बुरा लग गया। श्वेता को मौका मिल गया, श्वेता को ये मौके चाहिए ही थे क्योंकि उनको ये है। लेकिन मैं श्वेता बेटा भी तुम्हें मैं भविष्य बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। मैं तुम सबको तुम्हारा भविष्य बताने वाला हूं कि कितने दिनों में किसके साथ क्या होने वाला है और कौन क्या करेगा ये भी बताने वाला हूं। और देख लेना तुम, ये तुम्हारे साथ होगा, सबको बताऊंगा। और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। बाबा तो मैं हुई नहीं, बाबा तो गोपाल हैं। मैं तो सिंपल सा एक साइकोलॉजी का समझ रखने वाला आदमी हूं। और बाकी मैं क्या हूं वो श्वेता भी जानती है, गोपाल भी जानते हैं, सबने देखा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके की चीज़ें हुई। और उस समय मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिस परिवार को मैं इतने प्रेम से पाल रहा हूँ वहाँ इस तरीके की झंझटें हों कि। तो मैंने कहा मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और मैं आश्रम से बाहर आ गया और मैंने आके दिव्या से बोला, दिव्या मेरे पिता की एक तस्वीर है, मुझे उससे प्रेम है। मैंने कहा दिव्या ये तस्वीर आप सिर्फ ले लीजिए और बाकी यहाँ से चलें। उसके बाद वहाँ पे स्नेहा और उसकी बच्ची का मैंने हाल देखा। मुझे लगा कि इनको भी यहाँ पे तकलीफ़ हो सकती है और शायद बच्ची के ऊपर इसके असर ना पड़े अच्छे, ये जो माहौल देखेगी यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा तू भी चल। तो मैंने स्नेहा और उसकी बेटी को संग में लिया, मेरे साथ में नियति थी और दिव्या थी और ऋतु ऑलरेडी हमारे घर में यहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था जो कि मैंने 1.5-2 महीने से लगाया हुआ है। पुराना मकान था, थोड़ा थोड़ा रिनोवेट करवा रहा था कि सही हो जाए, गिरे ना। तो मैं वहाँ पे ऋतु को छोड़ा हुआ था। तो फाइनली मैं इन सब को लेके यहाँ पहुँच गया, इन सब को लेके यहाँ पहुँचा हूँ। और उसके बाद की जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं आपको वीडियो से बताता रहा, लेकिन जो और घटनाएँ चली, फिर 1-2 दिन बाद ये इनके फ़ोन आने लगे गोपाल के, दादा वो उधर कमरे की चाबियाँ मुझे, मतलब वो सब बड़े झंझट होने लगे जो आप समझ सकते हो। बच्चों में खटास थी, बच्चे इनसे बोल नहीं रहे थे, फिर भी खाना बन रहा था, ये खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था और सीता अपना काम भी देख रही थी। लेकिन धीरे धीरे भेद बढ़ते जा रहे थे क्योंकि गोपाल ने मेरे सामने तो कभी मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे बच्चे बता रहे थे कि रोज़ शाम को दारू पी के मुझे गालियाँ देता था और इस तरीके की वहाँ हरकत करता था। मैंने फिर भी गोपाल को कुछ नहीं कहा और ये मुझे अभी पता लगा। तो मैंने फिर गोपाल को एक दिन, गोपाल का फ़ोन इसके पास गया होगा, इनसे कहा होगा, ये जो लड़का बैठा है प्रवीण को वहाँ पे ये बोला गया कि दादा का कमरा भी खाली करवाओ, मतलब मेरा कमरा, उसमें सामान जो रखा वो भी बाहर निकालो,
और एक दूसरा कमरा था दिव्या का, जिसमें वो अपना सामान वामान रखती थी, उसके हिसाब किताब जो रखती थी, फाइलें जो रखी होती थी, वो सारा कुछ, तो वो भी खाली करो। और लोग यहाँ, और इनके साथ इनके घनिष्ठ मित्र, वो आप लोग जानते होंगे, वो मधुर आनंद जी और त्रिवाला जी दोनों आए हुए थे जी, तो ये सब वहाँ थे। तो ये सब, तुम लोग हंसो मत, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, कपिल शर्मा समझाए क्या, है ना। खैर, सामान्य सी बात, कपिल शर्मा यही तो बोलता है, जीवन की ही तो बात बोलता है, तुम लोग हंसते हो। तो कुल मिला के जो था वो, ये लोग मधुर और ये सब आए हुए थे। तो वो तो आप जानते हैं मुझे कितना प्रेम करता है, मैं सम्मोहन कर लेता हूँ। सम्मोहन के बारे में फिर बात करेंगे अलग से वीडियो। तो मेरे वीडियो भी तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से नोट आता है इसी से। तो फिलहाल जो है ये स्थितियाँ रहीं। तो फिर जब ये झंझट बढ़ने लगा, फिर मैंने गोपाल को फ़ोन किया कि गोपाल तुम ये क्या कर रहे हो। गोपाल ने कहा दादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कहा तुमने उसको बोला कि 7 नंबर खाली करो, 8 नंबर खाली करो, हमें जो आ रहे हैं लोग खरीदने उन्हें दिखाना है। तो गोपाल ने कहा नहीं दादा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो थोड़ा कहता साफ़ सफाई कर दो, लोग आते हैं जाते हैं वो। तो मैं समझ चुका था कि इनके अंदर अब क्या चल रहा है। लेकिन सच बात तो यह है कि मेरा समझना तब तक बेकार है जब तक सामने वाला खुल के वो अभिव्यक्त नहीं कर देता जो उसके मन में है। जबकि उसने जो कुछ भी किया, मैं सब, मेरे बच्चे जानते हैं, इनको पहले बता चुका था कि इसकी इस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं मुझे। तो ऐसी स्थिति में मैंने इसे एक थोड़ा क्रोधने के लिए और बात की। मैंने कहा अच्छा गोपाल एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रहा था, कहने का दादा ये खाली करने। हमने कहा तो खाली करने की बात यह है, मेरे पास स्थिति है नहीं, मैं कुछ व्यवस्था करूँ भी तो इतनी जल्दी होती नहीं। तो आपके जो सामान आपने बोला था मुझे 30 लाख रुपए देंगे, आप मुझे वो 30 लाख रुपए दे दें ताकि मैं कुछ बच्चों की व्यवस्था करा सकूं। और उसमें भी मैंने बोला था कि उसके बाद भी 30 लाख देने के बाद भी मुझे कम से कम 2.5 महीने का वक्त चाहिए होगा कि मैं कोई जगह लेके और उस पर निर्माण करा सकूं। और सच बात यह है कि मैं जगह देख ही रहा था, यहाँ लगातार शहर में जगह देख रहा था कि मुझे कोई जगह दिख जाए, मिल जाए, ताकि ये जब पैसा देंगे मैं तुरंत फाइनल करके काम शुरू करवा दूंगा। ये उस समय दादा 30 लाख कहाँ मिलेंगे, वो तो सामान बेकार है, यहाँ जो लोग देखने आ रहे हैं वो तो होटल बना रहे हैं, और होटल बनाने वाला कोई पैसे तो देता नहीं है इस चीज़ों के, वो तो तोड़ देगा, उसके लिए तो ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। तो मैंने कहा गोपाल तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब मेरे सामान का कोई पैसा नहीं मिलेगा। कहेंगे हाँ दादा फिलहाल तो स्थिति यही है कि कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा तो फिर एक काम करते हैं, आपके हिसाब से वो सामान तो व्यर्थ है। कहेंगे हाँ वो तो ज़्यादा व्यर्थ है। तो मैंने कहा कि मैं वो सारा सामान जो मैंने कंस्ट्रक्शन कराया है, क्योंकि वो प्री फैब्रिकेशन का है, मैं उखड़वा लेता हूँ। कहेंगे हाँ दादा ठीक है, वो आप उखड़वा लीजिए, क्योंकि वो तो ऐसा है कहीं भी जा सकता है। उसने मुझसे ये कहा, शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कह दूंगा कि हाँ मैं वो उखड़वा लूँगा। मैंने उससे तुरंत कहा, मैंने कहा गोपाल मैं इस तरीके से उसको उखड़वा लूँगा और आप मुझे थोड़ा सा ये समय दें, क्योंकि होली आने वाली है, इस समय कोई ऐसे मिस्त्री नहीं मिलते जो उसको खोल खाल के सब ला पाएँ। तो मुझे 4-5 दिन दीजिए, बच्चे अपना पैकिंग कर लेंगे तब तक और चीज़ों की, और उसके बाद में 10 दिन का समय और लगेगा, पूरा खुल खुला के एक चीज़ आ जाएगी, आपका आश्रम पहले जैसा हो जाएगा, हमारा आपका कोई झंझट नहीं है। फिर ये कहने लगे कि और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा जब सामान उठेगा तो फिर एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो शुरू से तुम्हारे यहाँ चीज़ें लगी हैं मैंने उन सब का भी पैसा दिया, सामान तो फिर वो भी मैं उठाऊँगा। तब इनको एकदम होश आ गया, तो मेरा भी पैसा निकलता, पता नहीं वे कहाँ का निकलता है, लेकिन मेरा भी पैसा निकलता है, और ये वो मैंने आपकी बेटी की शादी। ये सबसे ज़्यादा टुच्ची बात लगी मुझे कि मेरी बेटी की शादी में आप सहयोग करके जो देते हैं उसको आप मुझे वापस करने के लिए कहते हैं। और ये मेरे स्वभाव में नहीं है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी को कोई चीज़ दे दूं, गिफ्ट कर दूं, उसके बाद में मांगूं। लेकिन इन्होंने ये हरकत दिखाई और मैं इनको पूरा खोल रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था सिवाय इनको खोलने के कि ये नीचता की किस हद तक जा रहा है। और इन्होंने वो चीज़ दिखाई। उसके बाद इन्होंने, जब मैंने सुबह ही यहाँ से स्नेहा को और रितु को रवाना किया कि आप लोग निकलिए, पैकिंग में मदद हो जाएगी, क्योंकि कुछ नाजुक चीज़ें भी होती हैं, कुछ रितु के वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी थे। मैंने कहा आप भी वहाँ पे वो देख लोगे सब सही से। फाइनली ये सब लोग यहाँ से, ये दोनों लोग निकले और इसकी इन्होंने वीडियो डाल दी, जो मेरे बाद मैंने बोली थी कि आप लोग डालना बच्चे लोग। तो फाइनली वीडियो डालने के बाद और उनको लगा कि ये झंझट है, उन्होंने गुंडे बुलाए। असल में गुंडे नहीं थे, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे एक आदमी है, वो कंस्ट्रक्शन का काम कराता है, उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर थे और हर मजदूर को 2000 रुपये तय किया गया था।
ये बात इस तरीके से सिद्ध हुई क्योंकि उन लोगों ने जब इन बच्चों को छोड़ा तो कोई किसी को गाड़ी में लेके छोड़ रहा था, कोई कुछ, तो उनसे जब रास्ते में बच्चों की बात हुई तो उन्होंने कह दिया, यार अब हमें तो बताया गया था कि आश्रम पे कब्जा किया जा रहा है और इस तरीके की बात है, बस जल्दी से आश्रम खाली करवाना है, इतनी सी बात है। और हमें 2000 रुपये भी दिए गए थे, लेकिन यार तुम लोगों को देख रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे लग नहीं रहे कब्जे वाले। तो फाइनली ये सारी घटना हुई। अब कुछ वो प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिसके बारे में बातें चल रही हैं। पहली बात ये कहा जा रहा है कि हम उनके आश्रम पे कब्जा करने वाले थे। आप लोग जितने लोग मुझे सुनते हैं उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि आश्रम मेरा है। मैंने हमेशा ये कहा कि ये आश्रम गोपाल का है और जब वो जाने को कहेंगे मैं चला जाऊंगा। और जब उन्होंने कहा था मैंने वो भी वीडियो डाल दिया था कि मैं जा रहा हूं, और फिर मैं जब वहां से चला आया था वो भी वीडियो डाल दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों से भी पूछा था जो मेरे पास आना चाहें वो भी वीडियो डाल दें और जो जाना चाहें वो भी डाल दें। बच्चों ने वो डाल भी दिए थे। ये आश्रम पे कब्जा करने का कौन सा ढंग होता है? मतलब हम लोगों की रूहें वहां कब्जा करेंगी, हम लोगों की वहां पे भूत प्रेत बन के वहां कब्जा करेंगे जाके। लेकिन अब होगा, ये मैं बताता हूँ, भूत प्रेत ही कब्जा करेंगे। तो वो कैसे होगा वो भी बताता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि वो तो इनकी दो कौड़ी की बात है। रही बात यह कि मेरे ऊपर कोई पैसा था, उसका गोपाल कहीं पे प्रूव कर दें कि मेरे ऊपर पैसा था तो मैं मान जाऊं, जबकि मेरा सारा पैसा, सारा सामान का मेरे पास बिल्स हैं, मैंने लोगों को दिए हैं, उनके खातों में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वो किस खाते से कब ट्रांजैक्शन करवाए थे वो मैं सब बता सकता हूँ। जिन लोगों ने सहयोग किए थे उन्होंने भी खातों से ट्रांसफ़र किए थे। ये सारा कुछ मैं हिसाब दे सकता हूँ। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि बाकी अब तो उन पर कुछ कर नहीं सकते, मुझसे कुछ कह ही नहीं सकते मेरे बारे में। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही नंगा खोल के कर रहा हूँ। लेकिन अब एक बात मैं गोपाल, जो कि मैं कह चुका, आश्रम से बाहर पैर रखने के बाद कहा था कि इस आश्रम में घुसूंगा नहीं। गोपाल विश्वास मानो 3 आदमी ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने मुझसे कहा है, स्वामी जी इस आश्रम को चाहे 5 करोड़ में भी क्यों न दे, हम आपको लेके देने को तैयार हैं, आप बैठिए वहाँ पे। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं है आश्रम, मैं इसको करूँगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं वहाँ पे। मैंने उनको मना किया। उन्होंने कहा आप बताएं तो ये कितने? मैंने कहा बात ही खत्म हो गई, उसकी मुझे करना ही नहीं है। अब जो मुझे करना है उसमें आप लोग सहयोग करिएगा तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं ले लूँगा। उसके अलावा जो है मैंने वहाँ पैर नहीं रखा। सामान के लिए भी जब मैंने बात कही कि मैंने फाइनली कहा कि मैं जा सकता हूँ सामान के लिए, लेकिन बच्चों का नहीं, आप तो जाएंगे नहीं, आपने कह दिया तो आप जाइए भी मत, क्यों अपना वादा तोड़ेंगे, हम लोग जाएंगे। तो इसलिए स्नेहा और वो निकले थे। दूसरी चीज़ ये थी कि सामान के संबंध में भी मैंने वीडियो डाल दिया था कि सामान भी अगर तुम्हें लालच आ गया है तो गोपाल तुम बता दो। मैंने जिंदगी में कई बार लोग मुझसे एक प्रश्न करते थे कि स्वामी जी लोगों पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी सिंपल 3 फिलॉसफी हैं, मैंने उसको कई बार बोला है। पहली फिलॉसफी है कि जिस पे विश्वास कर लो उस पे इतना करो कि वो धोखा भी दे तो फिर फर्क ना पड़े। अगर किसी पे विश्वास नहीं करना है तो 1 रुपए का भी विश्वास नहीं करना है, ये भी मेरी फिलॉसफी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इस तरीके की चीज़ों के बाद दिल भी तोड़े, कुछ भी तोड़े, फिर आपने वो प्रेम किया था, आपने उसको झेलना है और फिर अपनी ज़िंदगी को नए रास्ते पे बढ़ना है। और तीसरी फिलॉसफी में ये भी शामिल है कि आगे उस चीज़ को सीख के कोई बहुत परिवर्तन करके अपनी अंतरात्मा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी का ढंग बदलना पड़ेगा। तो वो मैं तैयार रहता हूँ। गोपाल से मैंने प्रेम किया, गोपाल को मैंने बच्चे की तरह देखा, वो मुझे दादा भी बोलता था, हर तरीके की बात उसके बीच मेरे बीच होती थी। उसने मुझे आखिरी वक्त में मेरे पास मैसेज है जिसमें ये भी लिखा दादा कि मैं कभी अहंकार के कारण आपको गुरु बोलने से भी कतराता हूँ, कभी कभी यही कह के रह जाता हूँ कि मैं नहीं दादा दोस्त हैं और ऐसे, लेकिन अंदर से आपके लिए गुरु वाला भाव ही आता है। और ऐसा इसने शराब पी के बहुत बार बोला है, सब बच्चों को बोला है। तो मैं गुरु नहीं हूँ ये पक्का है, मैं तो अपने आप को सखा ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे गुरु बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरु की तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, सीमाएं हैं, और मैं तुम्हारी सारी सीमाओं को तोड़ देता हूँ। इसलिए मैं मित्र बन जाता हूँ, क्योंकि मित्र एक सीमा तोड़ सकता है और तुम उससे प्रेम भी रख सकते हो। तो कुल मिला के गोपाल
तुम्हें अगर जो भी ये संदेश पहुंचा रहे हो तो पहले तो वो संदेश सुन लो। वो ये है कि सामान तो अब मैं जो तुमने भिजवा दिया ज़बरदस्ती बच्चों से वो आ गया, वो मेरे पास पहुंच गया। टूटा फूटा कैसा क्या है वो एक आपको वो भी दिख जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे आश्रम से कोई सामान नहीं लूँगा। अगर आपने वो ज़बरदस्ती किसी तरीके से कुछ वहाँ दिखाने के लिए कि देखो मैं दे रहा हूँ भेज दिया, तो वो सामान की गाड़ी यहाँ सदर थाने के सामने खड़ी होगी, वो अपना पेमेंट उनसे मांग ले थाने से। मैं तो लूँगा नहीं, क्योंकि मैं उससे अधिकार अपना हटा चुका हूँ। तीसरी चीज़, अगर तू जरा से भी सच्चे है, और अब मैं तुझसे तेरी शब्दों में बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तो बात सब खत्म हो गई। अगर तू एक बाप की औलाद है, जो कि तू नहीं है, लेकिन फिर भी तू सिद्ध करने के लिए कि तू एक बाप की औलाद है, अगर सामान तू सब देना चाहता है, सब कुछ उखाड़ के जो लगाया था, तो वो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऋषिकेश के किसी आश्रम का जरूर पता बता दूंगा तुम्हें, जहाँ तुम वो सामान पहुँचा देना, तो तुम्हारे एक बाप का होना सिद्ध हो जाएगा। और ये मैं वो चैलेंज कर रहा हूँ जो सर तुम्हें स्वीकार करने में तुम्हारी माँ चुक जाएगी। तीसरी चीज़, तुमने कहा था कि तुम उसे बेचोगे, तुम्हें बेचना नहीं है, ये मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें बेचना नहीं है। तुम्हें गुरु होने का बहुत बहुत गहरा तुम्हारी घुसी हुई है, और घुसी इसलिए है क्योंकि तुम्हें शैलू और एडी जैसे चेले जो हैं वो मिले हुए हैं, और उन चेलों ने तुम्हारे साथ कितने पेले किए हैं, और उन चेलों के साथ तुमने कैसे रेले किए हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा, और उससे क्या रिजल्ट आएंगे भविष्य के, उसमें तुम्हारा भविष्य छुपा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये, सामान के संबंध में हैंड्सअप मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्वेता, तुमसे थोड़ी सी बात मुझे कहनी है कि श्वेता यार, दादा की टॉवेल्स और दादा की जो वो थे मखमली कपड़े और जिन पे तुम्हारी निगाह थी, चादरें, उनको बिछा के सो मत जाना। अगर मेरी चादरों को बिछा के तुम सो गई तो तुम्हारे पीरियड होने रुक जाएंगे, बांझ हो जाओगी, ध्यान रखना। तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और बांझ तो तुम हो। आज मैं तुम्हारा वो भी बताता हूँ ना, बांझ तो तुम हो। तुम जिसको बेटा बेटा का गला लगाती हो वो भी तुम्हारा कहाँ है? तुमने गोद लिया, तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं दुनिया के सामने बता सको कि बेटे गोद लिया। ऐसे डबल फेसेस लिए घूमते हो। तुम तो प्रेमिका हो, ये भी मेरे सामने मैंने खोला है, तो तुमने हिम्मत करी कंपटीशन करके दिव्या से कि चलो मैं भी थोड़ा दिखाऊं, लेकिन अभी भी तुम खुल के लिख नहीं सकते। तुम उसके प्रोफाइल पे उसका प्रोफाइल फोटो नहीं लगा सकते, उसके गले में गले हाथ डाल के तुम अपना फोटो नहीं डाल सकते। सब छुपा छुपी का खेल चल रहा है। तुमने अपने पति के 50 लाख रुपए का वो बेचा है, वो मांग रहा है कि 25 मुझे, तो 25 तुम उसे वो भी नहीं देना चाहते। तो अपनी तुम कहाँ तक बातें मुझसे करोगे? लेकिन फिलहाल तुमने भी साजिशें की हैं, और तुमने साजिशें किसके किसके साथ मिलकर की मुझे वो भी सब पता है, और बहुत दिनों से पता है, सब मैं देख रहा था। तो भैया भैया कह के तुम्हारे बात, भैया मैं आपको बहुत मानती हूँ, बहुत 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 मानती हूँ, मैंने आपसे बहुत सीखा है, ये सब जो बातें तुम करती थी, मुझे इसके दोगलेपन से बहुत परिचित हूँ। फिर अब बात आती है कि तुम लोगों का भविष्य क्या होने वाला है। गोपाल, तुम 2 साल के अंदर बिल्कुल अकेले होने वाले हो, बिल्कुल अकेले। बिल्कुल अकेले का मतलब, तुम्हें जो बहुत ज़्यादा कुछ घमंड हो रखे हैं किन्हीं लोगों के ऊपर, इसमें से श्वेता नंबर 1। 6 महीने के अंदर श्वेता तुम्हारी ज़िंदगी से जाने वाली हैं पूरी तरीके से, और उसका कारण बनेगी वृंदा। वृंदा तुम्हारी बेटी। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी माँ जिस तरीके की शातिर है और तुम्हें बर्बाद करती है, तुम्हारी बेटी भी वही गेम खेलती है। तुम्हारी बेटी भी कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा इस समय। तो उसने तुम्हारे साथ खूब गेम खेला है, और उसका सबसे बड़ा टारगेट श्वेता है, और वो उसको निकलवाने के लिए सब कुछ करेगी। एडी जिसको तुमने रखा, तुम्हें मालूम है एडी के अंदर भी गुरु बनने की बड़ी तमन्ना है। तो उस आश्रम में गुरु, 2nd नंबर गुरु एडी हैं, और अहंकार तुम्हारे और उसके जो टकराने वाले हैं, वो तुम्हारे सारे कामों को जानता है, तुम्हारे सारे काले चिट्ठों को जानता है। बस इतना अंतर है कि वो बेचारा थोड़ा गरीब है, उसके पास 4 पैसे तुम देते रहते हो, कभी कभी तुम उसे अपने जूते और कपड़े दे देते हो, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे रहता है। गरीब आदमी का तुमने आज तक सर पे छत नहीं डाली, तुम उसकी हिम्मत नहीं कर सके। वैसे तो तुम बड़े बोलते हो प्रॉपर्टी डीलर ये,
लेकिन वो जहाँ पे रहता है उस जगह को मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी शर्म आई कि गोपाल जिसको अपने भाई भाई करके बोलते रहते हैं, उसके पास सही से छत भी नहीं है सर छुपाने के लिए। एडी, तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर मैं थोड़ा सा अच्छापन भी देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम जब अकड़ के ऐंठ में दूसरों के साथ व्यवहार करते हो और नशों के माध्यम से ही तुम समझते हो कि ध्यान और इसकी गहराइयाँ मिल सकती हैं, तो ये तुम्हारे अंदर जो बातें होती हैं ये गड़बड़ होती हैं। इसकी वजह से आगे चल के तुम्हें थोड़े नुकसान हो सकते हैं, याद रखना। और एडी, तुम्हारे पास जब लोग आएंगे ना, जब गोपाल या यहाँ जो आएंगे, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो एडी को मानेंगे। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, गोपाल से ज़्यादा एडी माना जाएगा, क्योंकि एडी के अंदर कुछ गुण हैं। कुछ गुण मैंने देखे। मैंने एक बार एडी को बोला था, बेटा तुम थोड़ी सी मेरी बात समझोगे तो तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जो तुमने सोचा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं सुना। लेकिन एडी, आज मैं तुझे बता रहा हूँ, तू अपने तरीके से सही था। ये बात अलग की थी, जब तू ऐंठता था तो मुझे तुझे देखना भी पसंद नहीं था। मैंने गोपाल को बोला था कि ये ऐंठ यार, इसे मेरे सामने मत लाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ऐंठ होती थी वो इनडायरेक्ट वे में पीछे श्वेता के बूस्ट करने से होती थी। उस दिन भी देखो, तुम जब आए थे मैंने तुम्हें देखा था, पूरे वक्त मुझे तुम्हारे ऊपर निगाह थी। तुमने बहुत रिस्पेक्टेड वे में मुझसे बातचीत की, मुझसे थोड़ा बहुत ही तुम बोले। तुमने गाड़ी भी वहाँ से हटाई जब मैं निकला, बहुत अच्छे ढंग से। गोपाल के भाई ने भी बहुत सही ढंग से काम किया। लेकिन गोपाल का भाई जो कर रहा है उसके पीछे कारण है। गोपाल के संबंध गोपाल के भाई से हो गए थे, जिसके कारण गोपाल के भाई को बहुत गोपाल से क्रोध है। वो अंदर ही अंदर इसको बर्बाद करने की सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता। इस बार उसे मौका मिल रहा था गोपाल की बर्बादी देखने का। और बिल्कुल यही बात शैलू की भी है। शैलू, तुम्हें भी गोपाल पे पूरा भरोसा किया। मुझे कहते इस बात को फक्र होता है, लेकिन तुम्हें हो सकता लगे कि मैं बदनामी कर रहा हूँ। लेकिन ये फक्र की बात है कि तुम्हारी बीवी के साथ उसके संबंध भी हो गए, उसने चढ़ा के तुम्हारी बीवी के साथ संबंध भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसको गुरु मानना नहीं छोड़ा। तुमने उसके प्रति पूरी अपनी भाव दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तुम्हारे ये क्रोध भी है कि गोपाल ने जो किया सही नहीं किया। गोपाल ने जो किया सही नहीं किया। प्रियंका तो इसकी हरकतें हैं, बहुत सारी हरकतें हैं, इसको दुनिया भर में क्या कहो, बस छोड़ दो। लेकिन तुम जिस तरीके की ये जो करते हो, इसको भक्ति नहीं कहते बेटा। जैसे बेवकूफ़ी में और भक्ति में अंतर नहीं होता। फिर भी अगर भक्ति तुम्हारी अंदर है तो तुम्हें रत्ती भर कंपित नहीं होना चाहिए। तुम कंपित होते हो। तुमने गोपाल को उल्टा सीधा भी बोला है। एक दो बार गोपाल ने तुमको अपने तरीके से डांटा भी, और भी बहुत सी बातें हैं, वो स्पष्ट नहीं करूँगा। तो अब सबका भविष्य, कितने कितने लोगों का भविष्य बता रहा हूँ, वो थोड़ा सुन लो। गोपाल, श्वेता, एडी, शैलू, प्रियंका और इनकी जो बेटी है वो वृंदा। गोपाल अकेले होने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी एक दिन वृंदा रन करेगी। वृंदा इसको पूरे तरीके से चलाएगी। श्वेता, तुम इसकी ज़िंदगी से जाने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि अभी ये किसी वजह से तुम्हारे भी जो पैसे हैं उसको निकलवा के और ये कहीं इन्वेस्ट करवाए। हो सकता है कहीं कुछ बताए कि यहाँ से ब्याज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और फिर वो लोग लेके भाग जाते हैं, ऐसा भी इसको कहना आ जाएगा। तो तुम्हारे साथ ये होने वाला, ये 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ऐसा कि बरसात आने वाली है। छतरी जो लगा सकते हैं वो छतरी लगा सकते हैं, और कुछ लोग पूरा भीग के मजा ले सकते हैं। बरसात तो आएगी, मौसम विशेषज्ञ हूँ, उतना बता रहा हूँ। तो गोपाल हो गए, वृंदा हो गए, उसके बाद श्वेता हो गए, उसके बाद आता है शैलू का नंबर। शैलू, तुम विश्वास मानो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया लड़के हो, तुम अच्छे से रहोगे। तुमने अपने तरीके से जितना उस पर विश्वास किया है, तुमने मुझसे भी कहा था कि दादा, भले ही गोपाल दादा भी आपको मानते हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति विश्वास है, मैं आपके प्रति अभी विश्वास मेरा नहीं है। और मैं तब भी तुम्हारी तारीफ की थी। ये तुम्हारी अच्छी बात है कि गोपाल के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव है, और तुम्हारा ये भाव तुम्हारा सुरक्षा को अच्छा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन ये बात बता देता हूँ कि उस जगह गोपाल के अंदर जब भी तुमने जो बातें देखी होंगी, उनकी बात में थोड़ा भी बाद में तुम्हें रोक देता हूँ भी, तो तुम्हारे बारे में बात बताऊँगा। बात आती है एडी की। एडी, तुम्हारा जल्द ही कुछ समय बाद एक अलग ध्यान केंद्र होगा, और इसके लिए कम से कम अभी 1.5 साल का 2 साल का वक्त है,
क्योंकि यहाँ से तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गोपाल के पास तो आएंगे लेकिन तुमसे प्रभावित होंगे, और ऐसी स्थिति में तुम्हारा जो है वो एक अलग काम करने का मन होगा और गोपाल जो है इससे जलेगा, और फाइनली तुम्हें निकल के एक अपना छोटा सा वहाँ पे कोई केंद्र खोलना पड़ेगा। ये तुम्हारा भविष्य है, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट तुम्हें बता रहा हूँ। तो शैलू और इनको स्पष्ट ये कह रहा हूँ। और कौन रह गया? प्रियंका। प्रियंका देवी तुम्हारी वो छीछा लेदर होने वाली है। क्या? छी छा लेदर, लेदर समझते हो? छी गंदगी, छा जिसे कोई छूना नहीं चाहता, लेदर का मतलब समझ लो शरीर की चमड़ा ही है। तो शरीर का चमड़ा जो इतनी छी और छा से भर जाएगा कि उसको कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा। इसको हमारे शाहजहाँपुर की भाषा में छीछा लेदर कहते हैं। तो तुम्हारी छीछा लेदर होने वाली है। टाइमिंग 2 साल ही है। तो मैंने तुम लोगों के भविष्य के बारे में बोल दिया। और एक भी ये बता दूं कि अब अंत में वहाँ एक बताता हूँ कि राइट नाउ वहाँ पे क्या होने वाला है। स्पिरिचुअली जब मैंने आह्वान शिविर किया था, आह्वान शिविर में जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने जो वहाँ देखी हैं चीज़ें, जो वहाँ प्रयोग हुए और सब कुछ हुए हैं, मैं सिर्फ ये बात जितने भी लोगों से सुन रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ अपने कान बंद कर लें, सिवाय वही सुने जो उस समय वहाँ मौजूद रहे हैं, जिन्होंने मेरा ये रूप देखा है। आह्वान शिविर में जो कुछ हुआ, आह्वान शिविर 1 तारीख से 10 तारीख तक मार्च में चला था। 10 से और 20 तारीख तक चला था। 1 से 10, हाँ 1 से 10 चला था। और उसके बाद भी यहाँ तो लगभग ये 10 तारीख के आसपास ही साजिशें शुरू हुई हैं, जो भी। तो पूरे 1 साल बाद ही एक माहौल गरमाया है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आह्वान शिविर में उस जगह को कितनी चीज़ों से सेव किया था, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज मैंने वहाँ पे बात की थी कि जो बने, और बनने के बाद जो है तुम लोगों की मदद हो। और योग निद्रा का वो हिस्सा होता है, इसलिए भी मुझे करना पड़ा। लेकिन एक तुम लोगों ने जो हरकत दिखाई है, इसे बैकफायर बोलते हैं। जिस जगह पे भी ध्यान की ऊर्जाएं एक बार को एक्टिव हो जाती हैं, उस जगहों पे कभी किसी तरीके का व्यवसाय का पौधा फलता फूलता नहीं। इसकी बहुत मिसालें दे सकता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल बुद्ध का वो पेड़ है जिसके नीचे वो एनलाइटेड हुए थे, सूख गया। उसके अलावा और ऐसे आश्रम्स हैं जो लोगों ने खरीद के और व्यवसाय के स्थल बनाने की कोशिश की, सूख गए। और आश्रम भी व्यवसाय के स्थल की बात कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने वहाँ पे उसकी ऊर्जा को डेवलप किया हो, अगर कोई व्यक्ति दूसरा अपने तरीके से विपरीत बातें करके, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके की बात नहीं की, जादू टोना भूत प्रेत, ये पीछे के फैक्टर हैं जिनकी बात मैं व्यक्तिगत रूप से चर्चाओं में करता हूँ, कभी समूह में नहीं करता। लेकिन अब आपको जल्दी ही अगर वहाँ पे या तो होटल खुलेगा सीधे सीधे, जिसको वृंदा रन करने के लिए सोच रही है वृंदा रन करेगी, उसको मालिक होकर बैठेगी। वैसे भी उसकी अब कमर टूट गई है और वो नाच सकती नहीं, उसका नाचने में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिलहाल उसकी डिस्क स्लिप है, तो अब वो वहाँ बैठेगी। और अगर वो नहीं बैठी तो गोपाल जी अपना, वो तो गुरु हैं और गुरु बनेंगे, और गुरु बनने में उनकी बातें वही, इसका भला किया उसका भला किया, इसकी ये उसकी वो, यही करने वाले हैं। ये दोनों ही बातें आप चाहें उसमें होटल रन करो, चाहे आप उसमें आप ये आश्रम रन करो, इस तरीके का अपोजिट, तो ये बर्बाद हो जाएगा। एक ही चीज़ है जो तुम्हें बचा सकती है गोपाल, क्योंकि इतने दिन मैं उस जगह पे रहा हूँ, मैं तुम्हें बड़े प्रेम के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और वो तुम्हें सलाह है। सिर्फ इतने दिन पालने के कारण उस जगह को, आज मेरा उस जगह के प्रति सिर्फ इतना लगाव है कि वो बच जाए अच्छे से, और उसका एकमात्र तरीका है तुम स्वयं सजदा करो और सजदे के वहाँ प्रयोग कराओ जो मैंने तुम्हें सिखाए थे, जो वहाँ और लोगों को बताए थे। हो सके तो एक दादा का फोटो रखे रहना, निश्चित ही गुस्सा तो बहुत आएगी तुम्हें देख के, लेकिन अगर रखे रहोगे तो इससे बच जाओगे। अगर मेरे फोटो वहाँ तुमने हटाए, जो भी तुम, अब फिलहाल तो शायद बच्चे ले आए हैं, हाँ बच्चे फोटो ले आए हैं, तो वो बच्चे ले आए हैं, उनका प्रेम है, तो तुम झूठा गुरु मान के नीचे तुम फोटो लगा के नीचे लिख देना कुत्ता था, वो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर इतना भी तुम लिख दोगे जगह बच जाएगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा फोटो लगाना और सजदा कराना। सजदा के संबंध में अगर तुम्हें कुछ बातें ना आती हों तो तुम फ़ोन कर सकते हो, मौलिक वगैरह तुम्हें सिखा देगा, जिजित भी सिखा सकता है।
तो वो तुम सिखाओ और सजदा कराओ लोगों को, क्योंकि वहाँ उसकी ऊर्जा तैयार है। यही इससे बचने का तरीका है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। मैंने आज जितनी भी बातें कही उसमें से कुछ भी ऐसी नहीं है जिसकी ज़रूरत पड़ने पे मैं प्रमाण नहीं दे सकता। तो फिलहाल अब अलविदा सखा आश्रम ऋषिकेश से। ये इसका क्या होता है वो आप जाने, आपका काम जाने, मुझे कुछ भी नहीं। और हाँ, एक अंतिम बात, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप रिपोर्ट लिखाइए, ये करिए, कुछ लोग बहुत ऐसे मैसेज कर रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि एक ज़माना होता था पुलिस नहीं होती थी, तो ऋषि लोग जो होते थे वो श्रापों से काम चला लेते थे। नमस्कार।